सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। हमारी को एंकर अलीना इलियास है मेरे साथ और स्टूडियोज़ में सदीक जान साहब है मेरे साथ। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। हम लंदन का जो नुमाइंदा है उससे भी हम बात करेंगे और इसके अलावा ज़मान पार्क का जो सेगमेंट है वो तो इस प्रोग्राम का एक बुनियादी हिस्सा है। वहाँ पर क्या एक्टिविटी है, खान साहब पहुँचे, कब पहुँचेंगे, क्या सब वो आपके सामने हम उसकी भी आपको सारी तफसीलात देंगे। लेकिन आज में जो प्रोग्राम का आगाज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं सियासी। कल बड़ी अहम हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फ़ैसला होगा कि जो दोनों जमातों ने यानी दोनों ग्रुप्स ने, पीटीआई ने और पीडीएम ने जो टाइम लिया था मुज़ाकरात के लिए, उस पर तहरीरी जवाब दिया जा चुका है। लेकिन अब उस केस का कल फ़ैसला होना है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से क्या फ़ैसला करता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन इतनी ही इम्पॉर्टेंट जो ख़बर है जिससे मैं आगाज़ कर रहा हूँ, आज अयाज सादक साहब ने बड़ी हर्जा सराई की है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब मुज़ाहिर नकवी के हवाले से जो एक बेसरोपा और एक फजूल गुफ्तगू की है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हम ये पीएसी को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है मुनहरिफ, यानी जिसने अपने वफ्द की अपने जो उसका जो हल्फ था उसकी खिलाफ वर्जी की, नूर आलम पेशावर से, जो कभी पीपल्स पार्टी में था, फिर बल्ले के टिकट पर यानी खान साहब ने भीख दी उसे, अपनी जो टिकट उसके आगे फेंकी और उसने उठा ली और फिर वो एमएनए बन गया। फिर उसके बाद जब सौदे हुए ज़मीरों के तो वो भी उसी ग्रुप में शामिल था। वो क्लेम यही करता है कि मैंने बड़ा असूली को सौदा किया। असूल तो तब होता अगर वो इस्तीफ़ा देता और फिर इलेक्शन लड़के आता, लेकिन वो लौटता पोटता उधर ही चला गया और उसको भेजने का जनाब आज अयाज सादक साहब ने ऐलान किया और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और प्रॉपर्टीज़ उनके जी बच्चों की, उनकी फैमिली की। हालांकि काजी फायज़ ईसा केस में तय कर किया जा चुका है सारे पैरामीटर्स कि किस तरह किसी जज के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है और उनके जो बीवी बच्चे हैं वो, उनकी जो जायदादें हैं उसको आप ज़ेर बहस उनको नहीं ला सकते। पूरा एक वो जो एक बड़ा एक जो डिसीजन है, मुझे उस पर और उसकी सारी प्रोसीडिंग्स पर बहुत एतराज़ात हैं। मैं अभी उनका जिक्र नहीं करना चाहता। पूरे मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, वकला को हैं कि जिस तरीके से वो सारा काम हुआ, लेकिन कुछ पैरामीटर्स तय कर दिए गए थे। आज अयाज सादक ने लाइन क्रॉस की है। आज अयाज सादक ने मुज़ाहिर अली नकवी पर जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई बेसरोपा, लोगों के दिलों को दुखाने वाली और तौहीन अदालत है। बहुत बड़ी तौहीन एक जज की, एक ऐसे जज की जिसने सुओ मोटो लेने के लिए चीफ साहब को लिखा कि ये सारे जो हैं ये 2 नंबरियां कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन हमने तो बुलाया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग केस में, तो वहाँ पर जब इससे सवाल जवाब हुआ तो ये तो इलेक्शन करवाने का सोच ही नहीं रहे। और देखिए किस कदर उन्होंने भांपा ज़बरदस्त तरीके से कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं, ये बेईमानी पर उतरे हुए हैं, इस मामले को देखने की ज़रूरत है, ये फंडामेंटल, एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स का मामला है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को लिखा एजाजुल हसन साहब के साथ कि इस मामले को देखें, और ये उनका जुर्म बन गया। तब से लेके कोई मरियम नवाज़ हो, कोई नवाज शरीफ हो, कोई शहबाज शरीफ हो, कोई ख्वाजा साद रफ़ीक हो, कोई, और आज तो अयाज सादक जो समझा जाता है कि वैसे यानी कि एक बड़े सुलझे हुए आदमी है, लेकिन आज उन्होंने जो हरकत की है, जो गुफ्तगू की है, जनाब सदीक जान साहब, ये सारे मामला तय हो चुके थे। लेकिन मुज़ाहिर नकवी को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो उन्होंने जो बात कही, जो इनकी चोरी शुरू से उन्होंने भांप ली, ये उनका जुर्म है। लेकिन समी साहब, उनका जुर्म सिर्फ एक नहीं है, उनके जराइम की लंबी दास्तान है। जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे तो शरीफ ख़ानदान जिस तरह से जजेस को मैनेज करता है,
वो मैनेज नहीं हुए, उन्होंने जो फैसले दिए। फिर शरीफ खानदान का एक और मसला है, जो भी लायक बंदा होगा ना, जो भी काबिल बंदा होगा, उससे इनकी दुश्मनी है, क्योंकि इनको चाहिए नालायक लोग। ये देखें ना, आप ये जो एक और बात ये करते हैं कि जनाब हाई कोर्ट से आप ये ना देखें कि कौन सा लायक जज है, बस जो सीनियर है उसको ले आए। बंदयाल साहब क्या कहते हैं? बंदयाल साहब कहते हैं कि जनाब हमने देखना है कि हाई कोर्ट में किसकी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, किसने किस तरह के फैसले किए हैं, ये चीज़ें हम देख के लाएंगे। और मुझे एक बात बताएं समी साहब, ये जो बार बार कहते हैं हम ख्याल जजेस, जूनियर जजेस, कभी उनके जजमेंट्स पढ़ी है आपने? उन जजेस की जिनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनका कंपैरिजन आपने किया है? जिनको नहीं लाया गया और जिनको लाया गया उनके कंपैरिजन किया आपने? आप एक एक नाम उठा के देखें। क्या हमें नहीं पता कि यहाँ पे किस किस तरह के लोगों को यहाँ पे जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, जिनके भाई बड़े वकील थे और वो जिम्नियाँ लिखा करते थे अपने भाई की, वो पुलिस की जिम्नियाँ लिखा करते थे और उनके भाई को oblige करना था, तो उनसे पूछा गया जी आप आ जाएं, आपको जज बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मेरा भाई क्योंकि नालायक है इसका, और इसलिए जिम्नियाँ ही लिख सकता है और इसको काम आता नहीं, इसको जज बना दें। आपने कोटे में उनको जज, बंदयाल साहब कहते हैं कि लायक जजेस। अब मसला है मज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ कि वो लायक जज हैं, दबंग हैं, दलेर हैं, पीछे नहीं हटते, और इस सारे मामले में, आइन के मामले में वो बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं। फिर उसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा जुर्म है ना वो क्या है, जब ये रिजीम चेंज हुई और उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग, इदारों में मुदाखलत, ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने ना एक सो मोटो चीफ जैसे कहा था कि आप लें, उसके ऊपर मसला क्या हुआ, उसके अंदर एक चीज़ ऐसी हुई है कि जिसने ना इनको बिल्कुल इनको ना गैर महफूज कर दिया। उसमें हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सो मोटो लेके और किया ये है कि जितना रिकॉर्ड है करप्शन केसेस का, उसको सर मंगवाया नहीं है समी साहब, उसको वो सेव करवा दिया, उसको सेव करवा दिया है, उसको कंप्यूटराइज करवा दिया है, उसकी कॉपीज बनवा के सुप्रीम कोर्ट में रख ली हैं। अब ना उसमें टेम्परिंग हो सकती है, ना चोरी हो सकती है, ना आग लग सकती है, इसलिए मुज़ाहिर नकवी बहुत बुरा लगता है। फिर उसके बाद समी साहब जो ये उनके खिलाफ चीजें करते हैं, पहली बात तो यह है कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला जज का भेज ही नहीं सकते, आइन की खिलाफ। अच्छा, फिर अब आज की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो जो बैठा हुआ है, मुझे एक दफा फोन किया उन्होंने, ओ मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि वो मंगवा रहे थे उनसे सुप्रीम कोर्ट से ऑडिट की और वो सारी, तो मैंने उस पर प्रोग्राम किया तो मुझे फ़ोन किया और तुमने मुझे क्या कहा है। अब मुझे ये बताओ, जो लोग अपनी वो तब्दील करते हैं वफादारियाँ, उनको किस नाम से बुलाया जाता है? कहते हैं कि इन्होंने, और जो वो मुस्तफ़ा साहब हैं, खोखर साहब, इन्होंने मैरियट में एक बंदे को बड़ा मारा था। कहते हैं तुम्हें याद नहीं है कि मैंने किस तरह उस बंदे का अशर किया था? तो मैं किधर है तू मुझे बता, मैं आके तेरा भी वही अशर करूँगा। दनदनाते फिर रहे हैं, गुंडागर्दी, कॉलें करते हैं लोगों को, और अब मज़ाहिर नकवी साहब को इस तरीके से, मैं आपको, मुझे आज मोहसिन जो हमारे वो कुली मोहसिन एजाज साहब, ज़बरदस्त, वो बहुत, मुझे वो खासी, उनके पास वो एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया है, तो मुझे वो, उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में मज़ाहिर अली नकवी जिस बहादुरी से फ़ैसले करते रहे हैं और कभी किसी दबाव में नहीं आए, मुझे वो बता रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा तो इस गवर्नमेंट को सूट नहीं करता ना, ये तो इसीलिए तो ये सब कुछ इन्होंने। देखें समी साहब, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पब्लिक कमेटी को आप जज का मामला भेज नहीं सकते, आर्टिकल 209 वो वाज़ेह है कि जज का एहतसाब कैसे होगा, क्या चीज़ होगी। दूसरी बात यह है कि वो जो आपने बात की गाजी फैसल केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि भाई जज के बीवी बच्चों का जो प्रॉपर्टीज़ का मामला है उसको आप जज के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ठीक है। तीसरा समी साहब, उनकी तमाम चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स उन्होंने दिया हुआ है, हर चीज़ डिक्लेयर है। और ये देखें समी साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि जब कोई हुकूमत, जब कोई हुक्मरान इतना गिर जाए कि वो जजेस की बेटियों को टारगेट करे और उनके ऊपर घिनौने इल्जामात लगाए कि जी उनकी फीस कोई और दे रहा है, मतलब अब फिर बात खत्म हो गई ना। वो हालांकि उनका जो अपना अकाउंट है, उन्होंने कर्जा लिया है सुप्रीम कोर्ट से, उनकी तनख्वाह में वो कर्जा कटता है, वो उनके अकाउंट में चीज़ आती है, उसके बाद वो जाता है। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं, डिक्लेयर्ड हैं, उनके बेटे जो हैं वो जो बिजनेस लाखों रुपए टैक्स देते हैं, लाखों रुपए टैक्स देते हैं। और फिर जिसके बारे में कहा गया कि वो प्लाजा उनका था, वो उनका है ही नहीं, वो किराए का प्लाजा था। उन्होंने जो प्लाट लिया उस पर घर बना के जो बेचा, तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि वो उसकी भी अमाउंट जो है वो कम उन्होंने उस वक्त ली, और ये अरबों की बात बताते हैं, वो करोड़ों में भी नहीं है। तो ये इतने झूठे इल्ज़ामात। और फिर इंफॉर्मेशन जो है, काजी फाइज ईसा केस में ये तय हो चुका है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन उस पे 10 के 10 जजेस का कंसेंसस था, वो 10-0 से वो फैसला है। अब ये एक बंदे से सिंपल इन्होंने एक कंप्लेंट करवा के, तो वो उस पे रेफरेंस, मकसद क्या था उसका? मकसद पहली बात तो है कि वो कंप्लेंट है, वो रेफरेंस नहीं, रेफरेंस सदर भेजता है। दूसरी बात क्या है समी साहब, इस सब का मकसद क्या है? हुआ ये कि एक इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ,
वो शिकायत दर्ज करवा के इन्होंने क्या किया, उस बंदे से करवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको नहीं याद कि बोल के साथ क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाने के ऊपर? बिल्कुल हमने तो नहीं दिखाई, हमने तो उस शख्स का चेहरा तक नहीं दिखाया, हमने तो उसका टिकट तक नहीं चलाए, और चैनल ऐसे दनाते रहे उसके ऊपर, ऐसे चैनल ट्रांसमिशन शुरू कर दी चैनल्स ने। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और फिर मैं आपको आज बड़ी अहम बात आपको बताऊं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो यार दोस्त होते हैं उनको पता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो सही चली नहीं चैनलों पे, ओ रोला पड़ गया, लाला लाला शाबा शाबा, फाड़ लो, कितने बंदे जनाब इन्होंने दसिया नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी। उनकी वो छितरोल हुई ज़बानी कलामी कि तुमने बताया क्यों नहीं है। और फिर उसको ढूंढते फिर रहे थे चाबी वाले खिलौने को, कि उसको चाबी वाले खिलौने को दोबारा चाबी दो, उसको रोशनम पे खड़ा करो सुप्रीम कोर्ट के, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करो ताकि सारे चैनलों पे चले। आखिरी बात समी साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं आजकल हर तीसरे प्रोग्राम में बात करता हूं कि ठीक है बंदियाल साहब बड़े ज़र्फ वाले हैं, बड़े सब्र वाले हैं, बड़े तहम्मुल वाले हैं, उनका जो किरदार है enough is enough। enough। अब उन्हें करना पड़ेगा कुछ, उन्हें he needs to now come forward। देखें समी साहब, अगर आपने नहीं करना ना, यकीन करें आप बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दें। मतलब जिस तरह के 2-2 टके के लोग जजेस के ऊपर, जजेस की फैमिलीज के ऊपर, जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मुझे एक बात बताएं यार, इस मुल्क में चेयरमैन टैमरा इतना ताकतवर हो गया कि उसको कोई बुला के नहीं पूछ सकता कि कैसे जजेस की फैमिलीज के खिलाफ और जजेस के खिलाफ ये सारा कुछ चल रहा है। इतना वो ताकतवर हो गया, और वो उसकी ताकतवर होना बनता है क्योंकि उसके पास ताकत कहीं और की है। और वो इतना, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इतने ताकतवर हो गए कि वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बदतमीजी करते हैं अपनी उसमें रिव्यू में, कहते हैं कि तुमने गैर आईनी काम किया, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं तुमने इख्तियार से तजावुज किया है। मीडिया है तो वो सारा जजेस के खिलाफ चीजें चला रहा है, पार्लियामेंट से उनके खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, पैमरा मिला हुआ है, FIA मिली हुई है। किसी को तो बुला के कोई अदालत पूछ ले। मुझे मेरा एक सवाल है सदीक जान, मुझे ये बताइए कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आपको क्या रीजन लगती है? देखिए ये बंदियाल साहब का जो सब्र तहम्मुल है ना, वो आप बंदियाल साहब की कमजोरी। अब हम तो यही कह रहे हैं कि एनफ इज ना, क्योंकि आप जाते हैं, आप कवर करते हैं, डिस्कशंस तो होती होंगी। देखिए अब जाहिर है ओपन कोर्ट में तो ये नहीं होती। अब बंदियाल साहब क्या सोच रहे हैं, वो बड़े जात वाले हैं, बड़े तहम्मुल वाले हैं, लेकिन अब मसला उनकी जात का नहीं रहा, अब मसला एक इदारे का है, अब मसला सारे जजेस की इज्जत और एहतराम का। और मैं एक और चीज बता, जितने जज खामोश बैठे हैं और वो खामोश रहकर या किसी तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों को, वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त फिर सबका आता है, सबका आता है। अच्छा, अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ हैं। अजहर सदीक साहब, इसमें कोई शक नहीं कि रिस्ट्रेन जो भी शो किया बंदियाल साहब ने, अपना एक करैक्टर है उनका, बड़े वज़ादार आदमी हैं, मौका देते हैं। खुद कहा इन्होंने, मंसूर शाह साहब ने ये बात शुरू की कि अगर मिलकर जमातें कोई फैसला कर लें, तो उन्होंने उस बात को बढ़ाया आगे बंदियाल साहब ने, तो उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पंचायत नहीं है, कानून के मुताबिक फैसला करें। तो अब कानून के मुताबिक तो फिर वो जैसे मरियम कहती हैं कि ठोको 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 ठोको, वो तो फिर अगर कानून के मुताबिक फैसला हुआ तो ये तो सारे ठुक जाएंगे। अजहर सदीक साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं पहले तो बात है कि ये वाकई ये चाह रहे हैं कि इस तरह की कंप्लेंटों पे होना है, तो फिर सबसे पहले जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ कंप्लेंटें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी, ढेर सारी पड़ी हुई हैं। नहीं, हम ये कहते हैं, मैं अजहर सदीक साहब एक सेकंड, मैं अगर मुझे कंप्लीट करें, हम यहाँ पे काजी फाइजा साहब भी हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि इस तरह की कंप्लेंट उनके खिलाफ भी नहीं हुई तो किसी दूसरे के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो अब जजेस को गालियां निकाल रहे हैं, वो लोग जिनकी कोई वक़्त औकात नहीं है, अब एक्शन लेने का टाइम है कि नहीं, मुझे ये बताइए। मैं जरा समी साहब सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं वजह बताऊं इन सब के पीछे कौन है, जरा बात को समझिएगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी समझने के लिए। जब लॉयल मूवमेंट बनी थी, 2 मकसद थे उसके। एक मकसद था उसका जनरल परवेज मुशर्रफ को रुखसत करना, और मैं चूंकि उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व था। दूसरा था कि जजेस को पैक करना। ये लफ्ज जो है ना, पैक का, मैं ऐसे नहीं कह रहा। और आज आप जो देख रहे हैं ना, बात को समझिएगा, ये कमजोरी किसकी है? ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे चंद जजेस की भी कमजोरी है, और वो उन जजेस को सोचना चाहिए। यानी वो जो लोग, वो खास ग्रुप को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन है सारे मामले के पीछे, ये समझने वाली बात है। ये बहुत जरूरी है, आम आदमी को समझ आनी चाहिए कि ये इशू क्या है। ये बदनीति का एलिमेंट मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अगर आप उन सब लोगों को जो इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं, जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास, और चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल या बाकी जजेस के, जस्टिस जादुल हसन के, वो कौन लोग हैं? वो वही ये PMLN और PDM माफिया है। और याद रखिएगा, जस्टिस काजी फाइजा के केस में जो वकील थे, अब वही वकील आगे आ गए फ्रंट पे। अब तो कोई डाउट नहीं है कि मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये समझना है, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस को भी समझना है
कि ये खुदारा इदारे को बचाना है, ये जाती लोग, ये जो लोगों की जंग है ना, ये जो कर रहे हैं, ये सियासी लोगों का काम ही यही है। और सियासी लोगों का काम ये अपना मकसद निकाल के ये टिश्यू की तरह उठाकर साइड में फेंक देंगे, इदारे के साथ खड़े हो। और इदारा सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस जैसे हम कहते हैं वो भी रेड लाइन है, सुप्रीम कोर्ट भी रेड लाइन है। और जस्टिस मुजाहिर लकवी के मैं 5-6 काम आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम उन्होंने किया था कि जब अदलिया की तौहीन हो रही, तब सबसे पहले मॉडल टाउन जो है ना सानिया, उसकी इनको जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक की थी। ये रिकॉर्ड की बात है। जस्टिस सईद मुजाहिर सबसे बड़ा जो कसूर है कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर और तशहीर पे पाबंदी लगाई थी, और ये सारा ग्रुप उस वक्त इसमें था कि नहीं कि उनको उस तरह के माफियाज को आगे आना चाहिए। फिर उसे अगला कसूर है कि जब इन्होंने 5 जजेस के बारे में तौहीन शुरू की, तो मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी, जिसमें नवाज शरीफ को बुलाया था जस्टिस सैयद मज़ार अली अकबर नकवी ने। ये वो बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ वो मामला है जिसकी वजह से उनके मामले में। और दूसरी मैं बताता चलूं, ये जो है ना सरदार याद सादिक, शायद हम सबको अंदाजा नहीं है इनका जिस फैमिली से ताल्लुक है, समझने वाली बात है, जिस एरिया में रहते हैं समझने वाली बात है। कभी आज भी मैं कह रहा हूँ इनके घर में जाकर, इनके तय खाने में जो उनके मुलाजिम कहते हैं कि नोटों के अंबार लगे हुए हैं, और इनके आज भी इनके पास जो स्पीकर नेशनल असेंबली के मुलाजिम स्टाफ जब ये थे वो सारा कुछ है। फिर लोग तो ये भी कहते हैं कि वो जो लगाया हुआ है उन्होंने ना अपना सोलर सिस्टम लगाया हुआ, किसने लगाया, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ बात ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़ी सिंपल सी बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में प्रिंसिपल सेट हो गया है। प्रिंसिपल क्या सेट हो गया, रेफरेंस किसने भेजना है, सदर ने भेजना है, और रेफरेंस हकायक पे होना चाहिए। ये मेयर एलिगेशंस के ऊपर नहीं है। मेयर आप सिर्फ 2-4 बातें कह के असल जो बुनियादी मकसद है, इसके पीछे छुपी हुई घिनौनी साजिश क्या है, वो साजिश ये है कि अपनी मर्जी के जजेस आ जाए उनके वहां पर, वो आकर बैठ जाए और वो उनकी मर्जी का इंसाफ दे दें। लोग सवाल करते हैं, खुदाबिया का सवाल करते हैं लोग, ये पनामा लीक्स के हवाले से देखें। अब ये आपको भी पता है कि जब उस मामला ये केस चला तो उसमें जस्टिस साकिब निसार को भी सिर्फ पेट में लिया हुआ है, उनका क्या कोई कंसर्न नहीं था। जस्टिस एजाज अफजल ने जब पिछले दिनों बताते हुए एक वॉल्यूम 10 के बारे में एक है, और हम और आप सारे गवाह इस बात, आज तक है कोई, मैं बाकी चीजों में बता रहा हूँ कि अगर आप किसी के खिलाफ करना है जज के खिलाफ, तो भाई जो एडमिटेड चीजें थी, मनी ट्रेल, हर चीज नहीं थी, वो आपने कुछ नहीं किया। अब आप क्यों करना चाह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मिलाइन करने की एक साजिश, घिनौनी साजिश है कि सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे ले जाए, सुप्रीम कोर्ट पंजाब के असेंबली की जो इलेक्शन है उससे पीछे हट जाए, सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स एंड प्रोसीजर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर, रेगुलेटरी कैप्चर करने की, यानी इसको कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, इसको टेक ओवर होने की कोशिश हो रही है, वो नाकाम, वो किस तरह कामयाब हो जाए। अच्छा, अजहर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन मैं क्या करूं, इश्तिहार चलाने बहुत ज़रूरी हैं, अगरचे पेमेंट्स भी हुकूमत ने रुकवा दी हैं, तनख्वाहें फिर हमारी लेट हैं इस वजह से, लेकिन क्या करें, इश्तिहार चलाना ज़रूरी है। एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला है पीडीएम का, नून लीग का, उसकी बात कर रहे हैं। चंद जजेस को जो निशाना बनाया गया, उमर अताब बंदयाल साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, एजाजुल एहसन साहब को, और फिर मज़ाहिर नकवी साहब पर तो बाकायदा तौर पर इन्होंने 6 जो कंप्लेंट्स हैं सिंपल कागज़ों पे, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, झूठ पर मबनी है, वो रेफरेंसेस बनाकर उनको पेश किया है और कहते हैं कि जी उनको काम करने से रोका जाए। और आज जो अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू की है, इंतहाई एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के बारे में जो गुफ्तगू की है, कंटेम्प्ट है, और सवाल पर बात हो रही है कि अब इनफ इज़ इनफ। चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये जो एक बाज़ार गर्म कर रखा है इन्होंने हर्जा सराई का, कि कोई घटिया से घटिया आदमी भी उठता है और आके जजेस पर बात करता है, जो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है, इन जजेस की तौहीन करता है, इस पर कहीं ना कहीं इसको रुकना चाहिए। और मज़ाहिर अली नकवी वो जज हैं जिनके बारे में अज़हर सदीक साहब बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या फ़ैसले किए हैं, जिससे समझ में आता है कि ये पावरफुल लोगों को बड़ी तकलीफ़ होगी। एक तो अपनी ये बात जो अज़हर साहब आप रहे थे, दूसरा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज बात इमरान खान साहब ने कही है, जिस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए, जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था
उसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि काजी फायज, क्योंकि सवाल ये किया गया था कि क्या जनरल फैज़ हमीद जो DGISI थे उन्होंने रेफरेंस दिया, तो उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें बताया गया नवाज शरीफ जायदाद पर फारिग हुआ, खुद मैंने भी लंदन फ्लैट का जवाब दिया। हमें तो बताया जाता था कानून सबके लिए बराबर है, लिहाजा काजी फायज ईसा से भी जवाब लेना है। बाद में अंदाजा हुआ कि मकसद कुछ और था, मकसद कुछ और था, तो ये खेल तो कहीं और से खेला जा रहा है, ये जो और इसमें लपेटे में कोई और मतलब ये तो एक इतना घिनौना और घटिया खेल है। अगर आप इसको डीपली, जो इमरान खान साहब ने बात कही है, इसको अगर आप सोचें, अजहर सदीक साहब आपके कमेंट्स। अजहर साहब की आवाज नहीं आ रही है। अजहर साहब आपने आवाज म्यूट की हुई है, प्लीज जी अब बयान फरमाइए। बात तो सच है मगर है रुसवाई की, और यही समझना है बात को कि इस मुल्क को कौन चला रहा है। देखिए, हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को समझ रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा साइफर के मामले में हमें क्लियर हो जाना चाहिए। जो लॉयर्स मूवमेंट थी, लॉयर्स मूवमेंट चलाने के पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिकन हाथ या कोई और बाहर की फोर्सेस शामिल थी, जिसमें यहाँ के जो जजेस, जो इंटेलिजेंट जजेस थे, जो मेरिट पे काम करने वाले थे, उन्हें फारिग किया गया। और आज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब यहाँ से रिटायर हो जाएं तो उसके बाद आप देखिएगा, नोट कर लीजिएगा आज जो मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस उमर अताब बंदियाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सर्वाइवल की जंग, उनकी बका की जंग लड़ रहे। और मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो सारी कहानी अब आपके सामने आ रही है, ये जजेस को लड़ाने की एक घिनौनी साजिश है। इसमें सबको सोचना चाहिए, जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए सारे मामले के अंदर। और आप एक इदारे को बचाने की बातें हो रही हैं। अब इदारे के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 13 सियासी जमातें सारी खड़ी हो गई, आपकी एस्टैब्लिशमेंट सारी वो खड़ी है इस पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट, अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट से हम कुछ नहीं फेवर चाह रहे, मैं फिर बताता चलूं, हम सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई फेवर नहीं चाह रहे हैं। हम आईन पाकिस्तान 1973 का निफाज चाह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान 1973 का निफाज कर दें, और उसमें पसंद या नापसंद, या जैसे मैंने एक बात आपके सामने कर रहा था, मकसद क्या है? मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कहीं बाहर से किया जाए। उनमें किसी जज का नाम नहीं लेना चाहता। लाहौर हाई कोर्ट में जब सॉफ्टवेयर का सिस्टम एक लगाया गया, वो सॉफ्टवेयर का हुआ ये कि मैंने जब उसकी तहकीक शुरू की, मैंने उसके अगेंस्ट नायब में भी गया, मैंने उसको चैलेंज भी किया। वो सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम है, वो शहबाज शरीफ, सैफुर रहमान, ये सैफ जो है अपना पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बोर्ड के, इन्होंने वो सारे का सारा निजाम लेकर खुद बाहर रखा हुआ था। और जितने केसेस लगने हैं जजेस के पास, मार्किंग के हवाले से भी मेरे कुछ केसेस लगे ना, मैंने जब तहकीक की पता लगा कि ये सारा कंट्रोल तो बाहर बैठे हो रहा है। अब अदलिया की आजादी को कंट्रोल करने के लिए पैक का माहौल क्या है कि रजिस्ट्रार अपनी मर्जी का लगाया जाए, रजिस्ट्रार मर्जी का लगाया जाए, फिर फिक्सेशन का निजाम सारा जो है ना, वो कोई बाहर से बातें आए, बाहर से इशारे आए और उसके मुताबिक चीजें लेके जाए। ये है वो मार्क। और अगर आपने ये इस्तेहकाक अपना छोड़ दिया, ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसने करना है। ये कौन हो, यानी ये अगर हम आपस में बैठे हैं, आज खुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) के तहत कितनी पिटीशनें आती हैं, ये कोई हजारों तो नहीं है। वो भाई 66 केसेस हैं जो शरीफ खानदान के सारे मैरिट के ऊपर हैं। आज तक मनी ट्रेल और चीजें नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने इतना गंदा निजाम कर दिया और बता दिया कि हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। आप तो चीफ जस्टिस साकिब साहब के दौर में पेश होते रहे, और आपने ऐसे केस, 1 लाख से ज्यादा केसेस थे जो और देखिए उसका नुकसान क्या हुआ। आम आदमी के लिए दरवाजे बंद हो गए। आम आदमी का पहले क्या होता था, दरखास्त देता था, कब्जा मिल जाता था, प्लॉट का, बिजली का, बच्चों के दाखिले का, अपना इदारों में तालीम के हवाले से क्या काम हो रहा था, हमने माहौल के हवाले से देखा, हमने इतना काम रिकॉर्ड में हुआ, उसके पीछे वो चीजें सारी दब गई। ये सियासी लोगों ने जो माहौल इतना गंदा कर दिया है ना, कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऐसे इदारे पे, जो एक मोतबर इदारा और परेशानी अजहर सदीक साहब, एक और बात मुझे इजाजत दे करने की, मैं एक सवाल कर रहा हूं
देखिए, जो चीज़ें आई उसमें हमें जनरल बाजवा साहब नज़र आए। इंडिया के साथ गुफ्तगू उन्होंने इस तरह की जो भी बहानेबाजी बनाई कि जिसमें लग रहा था कि वो इंडिया को खुश करने की बात कर रहे हैं। इंडियन हेजमनी जो है वो यहाँ पर अगर आती है तो आए, लेकिन वो नोबेल प्राइज़ लेना चाह रहे थे, अपनी कोई एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे। अब वही सोच हमें नज़र आ रही है जो बिलावल भुट्टो को लेके गई है वहाँ पर। यानी जो 2019 में जो शब खून मारा भारत ने कश्मीरियों पर, उस पर इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया और हमने कहा कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई उनसे रिलीफ नहीं लिया गया और उसी तरह जो उसकी जो हैसियत को ख़त्म किया गया, वो कानून मौजूद है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ़ौरन लाई जा रही है, वो एक डिस्प्यूटेड है। हमारी कायदे-आज़म के मुताबिक वो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन और माजी में ऐसा होता था जब हुक्मरान इस तरह की बात करते थे तो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो बात करती थी। लेकिन आज मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये बिलावल भुट्टो को जो गोवा भेजा गया है, ये जनरल कमर जावेद बाजवा की उस सोच के ऐन मुताबिक है। समझ में आता है कि ये जो सारा टोला इनको इकट्ठा करके लाया गया, इमरान खान को वहाँ से निकाला गया, ये भारत के साथ ताल्लुकात थे, इससे पहले ट्रेड कमिश्नर भी लगाया गया और भी बहुत कुछ हुआ। और वो हामिद मीर कहता है कि मरहूम अली हैदर गिलानी सैयद साहब ने एक ख़त भी लिखा, एक पैगाम भी भेजा। तो मुझे ये बताइए कि ये क्या वो जो कहते हैं कि इस खून में सबके हाथ रंगे हुए हैं, ये जो कश्मीर का खून हम कर रहे हैं, ये जो इसको बेच रहे हैं, ये जो भेजा इसको हमने वहां पर, कोई बोलने वाला नहीं है कहीं से भी, सब बिक गए भाईजान। अच्छा समी इब्राहिम साहब, मैं अब आपने बात एक छेड़ दी है तो मैं रुक नहीं सकता बात को। अजहर सिद्दीक वो आदमी है जिसने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल का रिकॉर्ड निकाला कि मैंने कहा देखूं जो गद्दारी का इल्जाम उस पर है, ये अब पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनके दादा नाना हजूर के पीछे कौन लोग थे, उनको मारने वाले। आज वो उनके साथ पींगे, जो बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है मुझे इस बात का। ये जरा जो विजुअल्स अगर आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अपने किसी कजन के पास बैठे हुए हैं, यूं पेट निकाल के, और यूं इतनी खुशी नजर आ रही है उनको। जिन लोगों ने कश्मीरियों के जिनके हाथ रंगे हुए हैं खून में, ये जरा देखें किस तरह उनके साथ खुशो खुर्रम होके फिर रहे हैं। मेरी तो अकल दंग है, मैं हैरान हूं ये विजुअल्स देख के। और जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इंडियन जो चौधरी फवाद ने बिल्कुल सही ट्वीट किया कि जैसे इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सहाफियों को साथ ले गए हैं और गोवा से पैकेजेस बना बना के भेज रहे हैं। अच्छा जरा बात को मैं कहना चाह रहा हूं ना कि जरा ये समझने वाली बात है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब, आज उनकी रूह तड़प रही होगी कि उनका जो अपना यानी नाना के हवाले से रूह तड़प रही होगी, मोहतरमा बेनजीर की रूह तड़प रही होगी। यानी उन्होंने खानदान की इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। और वो लफ्ज जो अगर आप 342 का स्टेटमेंट में उसमें लिखा होता वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कम्प्रोमाइज, उस वक्त जो ताकतें उस वक्त मौजूद थी, आज वही ताकतें सफा है इमरान खान के अगेंस्ट, जो इमरान खान को नहीं देखना चाहती। इमरान खान के कत्ल का जो साजिश चल रही है, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, वो समझिएगा। इमरान खान के लिए इतना आसान काम नहीं है कि इन ताकतों, इमरान खान ने इनको चैलेंज किया। इस्लामोफोबिया की कितनी जबरदस्त कैंपेन चलाई, कश्मीर का कॉज कितना जबरदस्त पेश किया, उसके बरअक्स अगर देखा जाए जनरल बाजवा के हवाले से जो बातें हैं, इसका जवाब जनरल बाजवा नहीं दे सके हैं और ना बता सके हैं कौम को। और ये तकलीफ की बात है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोग सारे उस मीटिंगों में मौजूद थे। ये लम्हा फिक्रिया है। हम बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग पैट, मैं अभी यहाँ लंदन में हूँ, मैं मैनचेस्टर आया हूँ, खुदा रहा वो दिल, उनके खून के आंसू रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी कुर्बानी है, हम देख ये नहीं देख सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अजहर साहब बड़ी बात कही है, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब वापस आते हैं तो फिर हम ज़रूर ज़मान पार्क जाएंगे, जहाँ पर वो शख्सियत है जिसके लिए पाकिस्तान का दिल धड़कता है, जो पाकिस्तान के लोगों की दिलों की आवाज़ है, जो शायद वाहिद वो एक शख्सियत है इस वक्त इन सियासतदानों के ग्रोह में जो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद है। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम उन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं जो बड़े अहम इश्यूज़ हैं और उन पर जो अप्रोच है इस वक्त हमारी हुकूमत की, उससे हर पाकिस्तानी परेशान है कि ये मामलात को किस तरफ ले जा रहे हैं। जाबर वक्कास खड़े हैं इस वक्त ज़मान पार्क में। इमरान खान साहब की वो रहायशगाह है। आज इस्लामाबाद में वो पेश हुए और जो कुछ हुआ वो सारा दिन आप टीवी पे देखते रहे, इसलिए मैंने उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझी। जो और मामलात हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी चीज़ें, उन पर हमने बात की। जाबर से जानते हैं कि जाबर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, बड़ी शदीद बारिश थी और बताया जा रहा था कि बड़ा मुश्किल शायद होगा आपसे रब्ता वहाँ पर, लेकिन बहरहाल आप टेलीफोन पर तो हमें अवेलेबल हैं। बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ पर? आज इमरान खान तो नहीं थे, वापस पहुँच गए हैं, क्या बता सकते हैं आप हमें? तकरीबन 8:24 पर इमरान खान साहब जो है वो ज़मान पार्क पहुंचे हैं और 5-6 बजे करीब जो वहाँ से इस्लामाबाद से रवाना हुए थे। और उसके बाद जो है वो 8:24 पर वो टाइम है जब ये ज़मान पार्क की हदूद में दाखिल हुए हैं अपने रिहायशी इलाके में। और इससे पहले जो है वो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी था, तेज आंधी थी यहाँ पे साथ, लेकिन लोगों ने उसी तरह इस्तकबाल किया है जिस तरह पहले वो करते रहे हैं कि खान साहब जब भी किसी पेशी पर जाना है, किसी वजह से वो बाहर जाते थे और आते थे, उसी तरह लोग जो यहाँ पर कारकुनान यहाँ पर कैंपों में मौजूद हैं उसी तरह इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। और इसी तरह आज जो है वो यहाँ पे जो JIT जिनके सामने पेश होना था इमरान खान साहब ने कल जुमे के रोज, आज उन्होंने एक फौरी तौर पर किसी वजह से एक नोटिस निकाला कि आज वो यहाँ से क्राइम सीन का जो है वो दौरा करना चाहते हैं। उस हवाले से भी उनका एक नुमाइंदा जो है वो नोटिस वसूल करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचा। ताहम यहाँ पे उनकी जो लीगल टीम है उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जाहिर है कि इस बात को सब लोग ही जानते थे कि इमरान खान साहब अपनी टीम के साथ जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन जब वो पहले ही कह चुके हैं कि वो जुमे के रोज जो है वो शामिल तफ्तीश हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले ही इस तरह का नोटिस जारी करना ये मंतक समझ नहीं आती। और JIT के बिल्कुल ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, क्योंकि जुमे वाले दिन जो इन्वेस्टिगेशन में शरीक होना था इमरान खान साहब ने, वो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था। और लेकिन हुकूमत जो है वो इस कदर बददियानती का मुजाहरा कर रही है, उनकी बदनीयती आप ये देखें। जैसे ही इमरान खान रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी 7 मुकदमात में एक जगह पेशी थी, 2 मुकदमात और थे जिसमें अगर वो पेश ना होते तो उनकी ज़मानत जो है आज मनसूख हो जाती। तो पीछे पंजाब हुकूमत ने वो एक लेटर निकाल दिया कि आज आप इन्वेस्टिगेशन में शरीक हों, जबकि उन्हें पता था कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। मैं, जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि ये इस कदर झूठी और बददियानत ये हुकूमत है। और गोएबल्स रोने लग गया होगा मुझे लगता है कब्र में, वो चीखे मारता होगा कि यार ये तो मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो मेरे ताऊ निकले हैं, ताऊ के भी ताऊ निकले हैं, इतने झूठे मक्कार। और मैं आज वो मरियम औरंगज़ेब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, एक कंटेम्पचुअस जो वो इमरान खान साहब की अहलिया के बारे में जो वो मुग़ल्लज़ात बक रही थी, और जिस तरीके से ये सारा मामला हुकूमत ये चलाने की कोशिश कर रही है, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक। यानी हाई कोर्ट ने कहा कि आप जुमे को शरीक हों, 5 मेंबर लार्जर बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अली बाकर नजफी ने की। तो इस इमरान खान आए हैं इस्लामाबाद पेशी के लिए, तो पीछे से लेटर निकाल दिया कि आज 3 बजे आपने पेश होना है। यानी उनको पता था कि ये इसकी कंप्लायंस नहीं होनी है, फिर उसके बाद हम फिर चढ़ दौड़ें या हम जाके अदालत को कहें कि जनाब वो तो पेश ही नहीं होते। शुक्रिया जाबिर आपका। हमारे जो नुमाइंदे लंदन में हैं वो हैं तबरेज़ साहब। जी तबरेज़ साहब, अगर आप हमें कुछ बता सकें कि यहाँ के वज़ीर आज़म पहुँचे हैं वहाँ पे रस्म ताजपोशी में शिरकत के लिए, बड़ा शौक़ है उन्हें अपने पुराने आकाओं के आगे। यहाँ पर भी हाई कमिश्नर के मुंह में वो लड्डू और गुलाब जामुन ज़बरदस्ती ठूंस रहे थे, वो समझते हैं कि शायद इसी से हमारी हुकूमत को आगे एक्सटेंशन मिल सकती है। कुछ बता सकते हैं हमें कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनकी बड़े पाजी से जो मुलाकातें हुई हैं? सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखें जी, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने एयरफोर्स के त्यारे पे यहाँ पहुंचे थे, लुटन एयरपोर्ट, और उनके साथ सिर्फ तारिक फातमी साहब और उनके खानदान के लोग थे। हाई कमीशन का पूरा अमला वहाँ पर उनको वेलकम करने गया, लेकिन उसके बाद अभी तक हमें नजर नहीं आए।
हमने यहाँ पर सेंट्रल लंदन का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन हमें ये बताया गया था कि वो अपने बड़े भाई और नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 11 बजे सुबह हसन नवाज के दफ्तर मिलने आएंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं आए। और हमारे जराए ने ये बताया है कि वो निजी मसरूफियात में आज दिन गुजार रहे हैं। नहीं मालूम कि वो निजी मसरूफियात कितनी बड़ी है मैं पाकिस्तान से। और उसके बाद फिर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुबह पहुंचे तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि जनाब ये बताइए कि एक अरसा दराज के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा भारत गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने, आप फोटो ही देख सकते हैं कि हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा और फिर दफ्तर के अंदर चले गए। और जब उन्होंने तो हैरानगी से, एक सेकंड तबरेज़, उन्होंने तो हैरानगी से इसलिए देखा हो गया है पगला, क्या सवाल इस तरह के किए जाते हैं? तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया? इधर उधर देखा होगा कि ये कैसे घुस आया यहाँ पे बोल का माइक लेके। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बोल को इन्होंने इनवाइट नहीं किया। हमने यहाँ पर पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के ज़ेरे तमाम प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया और सारा कुछ किया, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ है। ना ही तो वो होटल में है, चर्चिल होटल में ठहरते हैं, दूसरा उनका स्टाफ चर्चिल होटल में ठहरा हुआ है, ना ही वो अपने बेटे के फ्लैट पे मौजूद है सुलेमान शहबाज के। और हमें हमारे ज़राए ने बताया कि कहीं वो अपनी निजी मुलाकातों में मसरूफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई इश्तिहार छपवाते हैं तलाश गुमशुदा का, ढूंढते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वो कौन सी निजी मसरूफियत, किस गली में निजी मसरूफियत उनको ले गई है। बहरहाल ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान के इतने गंभीर मसाइल हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।